48-49 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट जितना मैं बताऊंगा उतना ही क्वेश्चन आएगा। अभी तक हमने जो तमाम सारी ऑफलाइन जो क्लासेस चलती थी उसमें जो हमने टेस्ट कराया था वो टेस्ट इतना बेहतरीन कंडक्ट होता था कि बिल्कुल एक एक क्वेश्चन एक एक विधिवत चीजों को मैं बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करता था क्लास में ही, और 50 क्वेश्चन का बिल्कुल 500 क्वेश्चन बना के देता था। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल एक्सीलेंट हो गए। बिल्कुल जो बच्चे गाँव से जब कभी आए थे तो उनको कुछ नहीं आता था, लेकिन एक समय ऐसा हुआ पढ़ते 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 बिल्कुल चीजें बहुत ही एक्सीलेंट हो गई, उनकी बिल्कुल शार्प हो गई। तो पढ़ाई का मतलब बच्चों यही कि आप बिल्कुल बेस से पढ़िए, बेस से उठिए और पढ़ते 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 अपने आप को इतना बढ़िया बनाइए कि बिल्कुल पढ़ाई का मजा ही आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या है बच्चों। यहाँ बच्चों देखो आपके सामने पहली स्लाइड यहाँ पे बनी है और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों, कि आपके सामने लॉजी या स्टडी लिखी गई है यहाँ पे, लॉजी या स्टडी। तो आप पहला देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है कोशिका का विज्ञान, जिसे बच्चों बोलते हैं साइटोलॉजी। जब कभी हम बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, तो बच्चों हम सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ते हैं बायो का वो साइटोलॉजी ही पढ़ते हैं, कोशिका विज्ञान ही पढ़ते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बच्चों ये है कि हमारी जो स्टडी है, हमारा जो पढ़ना लिखना होता है वो हमेशा बेसिक से होता है, बिल्कुल छोटी चीज से होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी भी जीवन की जो यूनिट है, जो इकाई है, वो बच्चों सेल है, कोशिका है। तो हमेशा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी बायोलॉजी में बनता है वो जो कोशिका से ही बनता है, साइटोलॉजी से ही बनता है। तो आपके सामने लिखा है कोशिका का विज्ञान साइटोलॉजी, कोशिका का विज्ञान साइटोलॉजी। बच्चों से क्या बोलेंगे? कोशिकाओं का अध्ययन। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं बच्चों? तो साइटोलॉजी बोला जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया कि साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो साइटोलॉजी बच्चों कोशिका का विज्ञान बोलेंगे, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और आप अपने कॉपी में नोट करके लगातार इसको याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए भाई दूसरा देखते हैं जरा क्या है। गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम लोग आपकी पहली क्लास जो इंट्रोडक्शन के बारे में जो हमें जानना है उसके बारे में आपको बताएंगे। और उसमें जो पहली क्लास आपकी उसमें हम आपको शाखाओं के बारे में, जितनी भी शाखाएं होती है बॉटनी के अंदर, वनस्पति विज्ञान के अंदर, उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। और आपको एक बात और भी अच्छे से समझ के चलना है कि जो यूपी कैडेट का जो एग्जाम होता है एग्रीकल्चर का, जो उसमें बायो जो आती है उसमें बच्चों 25 क्वेश्चन जूलॉजी के होते हैं और 25 क्वेश्चन बॉटनी के। तो ओवरऑल आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, तो 25 क्वेश्चन जूलॉजी, 25 क्वेश्चन बॉटनी। लेकिन उन दोनों में आपको कितना अटेम्प्ट करना है, कितना नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपको आएंगे आपको उतना ही केवल अटेम्प्ट करना है। लगभग आपको 46 से 47 48 क्वेश्चन आपको बढ़िया से अच्छे से करके चलना होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ बच्चों जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे लगातार टॉपिक वाइज, जो भी आपको लगातार जो क्लास मिलती चली जाएंगी, उसमें हम लोग जल्दी मतलब अभी 1 से 2 क्लास आपको मैं पूरा जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका बेस है उसको मैं पूरा बताऊंगा, उसको मैं क्लियर करूंगा।
और उसके बाद लगभग 2 से 3 दिन बाद मैं बच्चों एक एक टॉपिक का, एक एक चैप्टर का पूरा जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पूरे सारे के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं पूरे अच्छी तरीके से पूरा बताऊंगा, पूरा डिटेल्स स्टडी आपको कराता चलूंगा और उसको अपनी कॉपी में जहां भी आपको नोट करना हो आप उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। ये लगातार चलता रहेगा जब तक पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। पूरा आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चन में पूरा एक तरफ से बिल्कुल धुआंधार कंप्लीट डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े भी हैं, उस बच्चों के नाम भी ले लिए जाएं। आयुष चौहान, राघवेंद्र सिंह, संचित, सूरज कुमार, अंकित, आलोक, अमन, अनाश, आद्या, अवनीश मौर्य, आलोक, आरव, बीरू, रोहित, मनीष, विकास सिंह, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शिवम पांडे, नवनीत, लकी, प्रशांत, आदित्य, शैलेश, ऋतिक, शिबू, कृष्ण, शैलेश, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल लगातार जुड़ रहे हैं। और एक बात बच्चों और आप सभी को बताइए इसके बारे में, क्योंकि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी तक का जो पिछले साल का जो लॉकडाउन का जो रिजल्ट रहा यूपी कैडेट, बहुत ही सुपर, बहुत ही बेहतरीन रहा रिजल्ट बच्चों। इस बार तो और अच्छा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे बिल्कुल घर पे सो रहे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पढ़ के चलेंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है बहुत ही धुआंधार, बहुत ही सोच समझ के बहुत ही बेहतरीन फैसला उन्होंने लिया घर पे रह करके लॉकडाउन में। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पक्का है। सोनाली, दिशा गुप्ता, सोनू, पवन, विमल, शिवम, आलोक, आदित्य, नीलेश, रितेश, आयुष चौहान, ठीक है बेटा। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल जुड़ चुके हैं और आइए हम लोग आज पहली क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कैसे पढ़ना है हमें। बिल्कुल आप एग्जाम के दिन तक बिल्कुल आप लगे रहिए, एग्जाम के दिन तक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। बायो में इतनी गारंटी है कि बिल्कुल 50 में आपके 48-49 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट जितना मैं बताऊंगा उतना ही क्वेश्चन आएगा। अभी तक हमने जो तमाम सारी ऑफलाइन जो क्लासेस चलती थी उसमें जो हमने टेस्ट कराया था वो टेस्ट इतना बेहतरीन कंडक्ट होता था कि बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, एक एक विधिवत चीजों को मैं बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करता था क्लास में ही, और 50 क्वेश्चन का बिल्कुल 500 क्वेश्चन बना के देता था। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल एक्सीलेंट हो गए। बिल्कुल जो बच्चे गांव से जब कभी आए थे तो उनको कुछ नहीं आता था, लेकिन एक समय ऐसा हुआ पढ़ते पढ़ते बिल्कुल चीजें बहुत ही एक्सीलेंट हो गई उनकी, बिल्कुल शार्प हो गई। तो पढ़ाई का मतलब बच्चों यही कि आप बिल्कुल बेस से पढ़िए, बेस से उठिए और पढ़ते पढ़ते अपने आप को इतना बढ़िया बनाइए कि बिल्कुल पढ़ाई का मजा ही आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या है बच्चों। यहाँ बच्चों देखो आपके सामने पहली स्लाइड यहाँ पे बनी है और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों, कि आपके सामने लॉजी या स्टडी लिखी गई है यहाँ पे, लॉजी या स्टडी। तो आप पहला देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है कोशिका का विज्ञान, जिसे बच्चों बोलते हैं साइटोलॉजी। जब कभी हम बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, तो बच्चों हम सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ते हैं बायो का वो साइटोलॉजी ही पढ़ते हैं, कोशिका विज्ञान ही पढ़ते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बच्चों ये है कि हमारी जो स्टडी है, हमारा जो पढ़ना लिखना होता है वो हमेशा बेसिक से होता है, बिल्कुल छोटी चीज से होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी भी जीवन की जो यूनिट है, जो इकाई है, वो बच्चों सेल है, कोशिका है। तो हमेशा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी बायोलॉजी में बनता है बच्चों कोशिका से ही बनता है, साइटोलॉजी से ही बनता है। तो आपके सामने लिखा है कोशिका का विज्ञान साइटोलॉजी, कोशिका का विज्ञान साइटोलॉजी। बच्चों से क्या बोलेंगे? कोशिकाओं का अध्ययन। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं बच्चों? तो साइटोलॉजी बोला जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया कि साइटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो साइटोलॉजी बच्चों कोशिका का विज्ञान बोलेंगे, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कि जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और आप अपने कॉपी में नोट करके लगातार इसको याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए भाई दूसरा देखते हैं जरा क्या है। दूसरा बच्चों लिखा है कवक विज्ञान। बच्चों आपने कवक के बारे में पढ़ा होगा। कवक को बच्चों हम लोग बोलते हैं फंजाई, फंगस बोलते हैं या फंजाई बोले, जो भी बोले, कवक। ये कवक के बारे में भी हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ के चलते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में कवक बहुत ज्यादा है। कवक से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, पक्का हर बार आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कवक विज्ञान, जिसे बोलेंगे बच्चों माइकोलॉजी। अच्छा एक बात और समझ लें आप लोग, कभी कभी इस माइकोलॉजी को वो ऐसे भी लिख देता है, सेम ऐसे भी करके लिख देगा माइकोलॉजी। तो बच्चों दोनों तरीके से आप समझ के चलिए, इसे बोलेंगे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी ऐसे भी लिखने मिलेगा आपको और ऐसे भी मिलेगा। कभी कभी इसी साइटोलॉजी को बच्चों वो ऐसे भी लिख देता है साइटोलॉजी। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे जो मैं नाम लिख रहा हूँ हिंदी में सेम वही, सेम एज इंग्लिश सेम वही लिखा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा माइकोलॉजी तो सेम बच्चों माइकोलॉजी। तो ऐसे आप दोनों तरीके से अपने दिमाग को बना के चलिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, किस तरीके से हम उसको हैंड करेंगे, ठीक है। चलिए तो कवक विज्ञान बच्चों हो गया, यहाँ हो गया कवकों का अध्ययन हो जाएगा।
ये दूसरा पॉइंट हो गया। जो भी बिल्कुल नए बच्चे हैं, जो भी देख रहे हैं बिल्कुल हमें, वो बिल्कुल एक ही पॉइंट को अच्छे से बिल्कुल समझ के चले बच्चे, ठीक है। चलिए तीसरा बच्चों पॉइंट लिखा है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। बच्चों आप ये समझें कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब क्या है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब होता है, सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा छोटा। और बच्चों आपको पता है कभी आप बैक्टीरिया या जीवाणु को आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। कभी आप बच्चों किसी भी छोटे जीव को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो जिस चीज को आप खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे उसके बारे में अध्ययन करना बच्चों माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। माइक्रो का मतलब ही होता है बच्चों बहुत छोटा। और अगर हम किसी भी बैक्टीरिया वायरस को देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी बच्चों, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, उसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। ये बात बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जो लिखा है जीवाणु विज्ञान, लिखा है बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब क्या होता है बच्चों, जीवाणु, और लॉजी का मतलब हो गया बच्चों अध्ययन करना। लॉजी इन द सेंस ऑफ स्टडी ऑफ एनी टाइप ऑफ मटेरियल, किसी भी चीज का अध्ययन करना बच्चों लॉजी कहलाता है। किसी भी वर्ड के आप सामने देखेंगे लॉजी 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 लॉजी, ये लॉजी लिखा है बच्चों आपके सामने, लॉजी लिखा है ये, आप यहाँ पे देख लें। बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, ये लॉजी का मतलब होता है बच्चों जिस चीज के बारे में हम आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स स्टडी करना, अध्ययन करना, ये इसका मतलब होता है। यहाँ पे आप देखें जीवाणु विज्ञान बच्चों क्या हो जाएगा, जीवाणुओं का अध्ययन। सबसे सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ से लॉजी से आपकी एक दो क्वेश्चन आएंगे और आप बिल्कुल आराम से कर पाएंगे, बिल्कुल आराम से, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं, लिखा है ब्रायोलॉजी। बच्चों अगर आपने कभी 11th और 12th में अगर आपने बुक पढ़ी हो तो आपने एक चैप्टर का नाम पढ़ा होगा बच्चों ब्रायोफाइटा, जो पौधे के ग्रुप में आता है। आपने पढ़ा होगा जो पौधे होते हैं बच्चों, शैवाल होती है जिसको बोलते हैं एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइटा होता है बच्चों, उसके बाद टेडोफाइटा होता है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। तो बच्चों अगर हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं बच्चों एल्गोलॉजी या बोलते हैं फाइकोलॉजी, अगर हम शैवाल के बारे में जानेंगे। और अगर हम ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे, ब्रायोफाइटा एक पौधे का ग्रुप है, अगर हम ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे बच्चों उसे बोलेंगे ब्रायोलॉजी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्रायोलॉजी, उसे बच्चों बोलेंगे ब्रायोफाइटा का अध्ययन। और आपको पता है ब्रायोफाइटा एक प्रकार का पौधा होता है, एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें आपने पढ़ा होगा रिक्सिया, मार्केंसिया, स्फैग्नम, ये सारे के सारे मॉस, ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं बच्चों। इसी ब्रायोफाइटा के अंदर ही वो सारे के सारे प्लांट आते हैं जो ब्रायोफाइटा ग्रुप में या ब्रायोफाइटा किंगडम में रखे जाते हैं। तो बच्चों जैसे हम ब्रायोफाइटा के आगे चलते हैं उसका नाम आता है टेरिडोफाइटा। तो जब टेरिडोफाइटा के पौधों के बारे में पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं बच्चों टेरिडोलॉजी बोल देंगे, सिंपल सी बात है, टेरिडोलॉजी बोल देंगे। एल्गी पढ़ेंगे तो एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी बोल देंगे। ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो ब्रायोलॉजी बोल देंगे। सिंपल टर्म है, सिंपल सी बात है बिल्कुल, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप ये 4 पॉइंट, आपको 5 पॉइंट मैंने बताए हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, सिंपल वर्ड है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए भाई हो गया होगा उम्मीद है। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, अगले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 6वें नंबर का है, लिखे बच्चों पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। बच्चों आपको पता होगा इकोलॉजी होती क्या है। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल इन्वायरमेंट या पर्यावरण या पारिस्थितिकी के बारे में पढ़े भी होंगे। बच्चों इकोलॉजी का मतलब होता है, इको मतलब होता है हमारे चारों तरफ। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे लिखूं इको, ये लिखा है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों लिखूं इको और प्लस में बच्चों लिखूं लॉजी, तो बच्चों दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, इको मतलब होता है बच्चों हमारे चारों तरफ, ये जो इको यहाँ पे लिखा है इसका मतलब हो गया हमारे चारों तरफ, जो हमारा संबंध इस इन्वायरमेंट या जो तमाम सारा जो आसपास का जो वातावरण है उससे जो हमारा संबंध है उसी को बच्चे बोलते हैं इको। और लॉजी मतलब क्या होता है, उसको स्टडी करना। तो हमारे पारितंत्र में जो भी चीजें हैं, हमारा और किसी प्लांट का, हमारा और किसी बैक्टीरिया का, हमारा और किसी हवा का, हमारा और किसी पानी का, हमारा या किसी के साथ जो आसपास पड़ोस में जो संबंध स्थापित करते हैं बच्चों, उसी को बोलते हैं इकोलॉजी, दैट मीन्स पारिस्थितिकी। और इसके अंदर देखो आपको लिखा है जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। जीवो मतलब क्या हो गया, हमारा, हम लोग जीव हैं, हमारा संबंध किसी प्लांट के साथ, हमारा संबंध किसी एयर, वाटर, कोई भी चीज जो एटमॉस्फेयर में उसके साथ जो हमारा रिलेशन है, जो संबंध है, उसी को बच्चे बोलते हैं इकोलॉजी। दैट्स वेरी सिंपल। फिर आगे बच्चों लिखा है टेरिडोलॉजी, आप लिखा है टेरिडोलॉजी। तो अभी मैंने आपको बताया
टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट आते हैं उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं बच्चों, उसे क्या बोलेंगे? टेरिडोलॉजी बोला जाता है। जैसे मैंने बोला ब्रायोफाइटा ब्रायोलॉजी, एल्गी एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, ब्रायोफाइटा ब्रायोलॉजी, टेरिडोफाइटा टेरिडोलॉजी, ये सारे के सारे बच्चों प्लांट ग्रुप हैं। इन प्लांट ग्रुप के बारे में ही पढ़ना, हमें सारी चीजें हमें पता चल जाती है कि हमें किसके बारे में जानना है। ठीक है भाई, तो चलिए अगला देखते हैं बच्चों। लिखा है आवृत्तबीजी एंजियोस्पर्म। बच्चों आपको पता है कि हमारे यूज में जो ज्यादातर जो प्लांट आने वाले हैं वो बच्चों एंजियोस्पर्म ही होते हैं। जो भी चीज आप खाते पीते जो भी चीज है वो सारी की सारी बच्चों क्या होती हैं? एंजियोस्पर्म। जैसे अगर मैं बात करूं किसी पाइनस की, जो पाइनस होता है, ठीक है, वो बच्चों क्या होता है? जिम्नोस्पर्म। जो साइकस होता है वो होता है जिम्नोस्पर्म। जो सेटस होता है वो होता है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का सिस्टम अलग है, एंजियोस्पर्म का सिस्टम अलग है। एंजियोस्पर्म में हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी जो भी चीज खाते हैं वो सारी की सारी चीजें बच्चों हमेशा आवृत्त बीज की या एंजियोस्पर्म में आती हैं। और हमेशा एंजियोस्पर्म में पुष्पीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पीय जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर बच्चों लिखा है एनाटॉमी। लिखा बच्चों एनाटॉमी। बच्चों जब कभी आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, जब कभी आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो वहां पे आपको किसी भी प्लांट के बारे में एनाटॉमी सिखाई जाएगी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, सपोज दैट मैं एक प्लांट हूँ, क्योंकि आप एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सिंपल प्लांट के बारे में बता रहा हूँ। मैं एक प्लांट हूँ सपोज दैट, या आप एक प्लांट है। आप बाहर से तो देख के हमें बता सकते हैं कि बाहर से हम कैसे हैं बट आप अंदर का सिस्टम नहीं जान सकते हैं। तो जब बच्चों हम किसी भी माइक्रोस्कोप या किसी भी सर्जिकल के द्वारा, किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम किसी बॉडी को बिल्कुल ब्रेक करें, उसको काटें और काट करके बिल्कुल अंदर देखें कि वहां पे कौन सा ऊतक है, कौन सा ऑर्गन है, कौन सा अंग है जो अंदर है, वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी चीज। जब हम किसी भी चीज का अंदर आंतरिक अध्ययन करते हैं किसी भी चीज का बच्चों, उसे बोलते हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमी बोलते हैं बच्चों आंतरिक, आंतरिकी या शारीरिकी। बोला गया जीवों का आंतरिक संरचना का अध्ययन। आंतरिक मतलब क्या हो गया बच्चों? जैसे आप प्लांट को देखेंगे, प्लांट हरा है, आप बाहर से देख के बता सकते हैं। प्लांट बिल्कुल अच्छा है, लंबा है, चौड़ा है, वो आप बाहर से देख के बता सकते हैं। पर बच्चों आप ये नहीं बता सकते हैं कि प्लांट के अंदर कौन सा टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्प्लेनकाइमा, ये कौन सा टिश्यू है। ये तो आप तब जानोगे जब आप माइक्रोस्कोप लगाओगे, जब उस प्लांट को काटोगे, उसके अंदर की स्टडी करोगे, तब आप बता पाओगे कि उसकी एनाटॉमी कैसी है, कि उसके अंदर क्या चीज है क्या नहीं है। सपोज दैट मैं किसी एक बॉडी का एनाटॉमी करूं और उसको बिल्कुल बीच से पूरा फाड़ के बिल्कुल फैला दूं, अलग कर दूं। जब मैं देखना चालू करूं, वहां पे देखूं किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी लंग्स हार्ट हमने सब देखा, लेकिन सपोज दैट हमने देखा कि वहां पे स्टमक, पेट है ही नहीं। हमें कैसे पता चला? क्योंकि जब हमने एनाटॉमी किया तब पता चला हमें। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, कोई भी बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं। वो कैसे पता चलता है? जब आप उसकी पूरी बॉडी को क्या करते हो भैया? एटॉप्सी करते हो। एटॉप्सी का मतलब क्या होता है? जब आप उसका पोस्टमार्टम करते हो, पूरी बॉडी को काट के बिल्कुल अलग करते हो, एक एक पार्ट बिल्कुल अलग करते हो, सर्जिकल नॉलेज आप करते हो, उसी को बोलते हैं बच्चों एनाटॉमी। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा है जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन बच्चों एनाटॉमी कहलाता है। वो कोई भी हो, मैं बार बार आपको एक ही बार बोल रहा हूँ, कोई भी हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। और सेम ऐसा ही एक वर्ड आता है बच्चों मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकार की। तो बाह्य आकार की का मतलब होता है बच्चों जो बाहर से हम चीजों को बता दें कि कोई प्लांट हरा है, सूखा है, गीला है, कैसा है, वो आप बाहर से ही देख के बता दे रहे हो, तो उसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकार की। मतलब किसी भी प्लांट का या एनिमल का, किसी भी जंतु या पौधे का बाहर से अध्ययन करना बच्चों उसे मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। और किसी भी प्लांट या एनिमल का अंदर से स्टडी करना बच्चों उसे एनाटॉमी बोलाता है, एनाटॉमिकल स्टडी बोली जाती है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। यहाँ पे फिर देखो 10वां नंबर लिखा है फाइकोलॉजी। क्या लिखा बच्चों? फाइकोलॉजी यहाँ पे आपके सामने लिखा है, आपको दिख भी रहा है बच्चों। अभी मैंने बताया इसे हम फाइकोलॉजी बोले या बच्चों हम इसे बोले क्या? एल्गोलॉजी। ये दोनों वर्ड आपको देख के चलना है, चाहे फाइकोलॉजी बोले बच्चों चाहे एल्गोलॉजी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम किसका अध्ययन कर रहे हैं बच्चों? ये हमेशा हम एल्गी का, शैवाल का अध्ययन करते हैं बच्चों, शैवालों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे इतनी बात सिंपल है, हमें लगता है उम्मीद है समझ में आ रही होगी। जितने भी नए बच्चे हैं सारे बच्चे बिल्कुल एक ही चीज समझ आ रही है आपको, जरूर बताइए, हमें जरूर बताइए, ठीक है। अब बिल्कुल इस समय कोविड महामारी चल रही है तो बिल्कुल आप घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार अपने तरीके से पढ़िए। डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप घर पे रहिए अपने तरीके से पढ़िए,
ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल लगे रहिए। एग्जाम बहुत अच्छा होगा, एग्जाम तो कभी ना कभी होगा ही, जब भी होगा पूरे सिलेबस के साथ होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन पे, 11 नंबर बच्चों यहाँ लिखा वृक्षायु विज्ञान डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, यूपी कैडेट एग्रीकल्चर ग्रुप में कई बार पूछा जा चुका है, बार बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ बच्चों लिखा है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, आप देख सकते हैं लिखा है वृक्षायु विज्ञान। इसका मतलब क्या, वृक्षों की आयु का पता लगाने के लिए बच्चों बोला जाता है वृक्षों की आयु का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से सुन लें, वृक्षों की आयु का पता लगाने के लिए हम जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलेंगे, तो बच्चों से बोलेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। यहाँ लिखा है वृक्षायु विज्ञान, वृक्ष की जो वृक्ष है उसके आयु का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बच्चों हिंदी में बहुत आसान है, अगर आप बायो में किसी भी वर्ड का संधि विच्छेद आप कर ले गए तो आपको बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, आपको बायो आए या ना आए उससे मतलब नहीं है। अगर आपने संधि विच्छेद कर लिया तो आपको बिल्कुल चीजें आसान हो जाएंगी। आप देखें यहाँ लिखा है वृक्षायु विज्ञान, वृक्ष की आयु का अध्ययन करना, वृक्षों की आयु का अध्ययन करना। बच्चों यहाँ लिखा है वृक्षों की आयु का अध्ययन करना, बच्चों उसे बोलेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या बोलेंगे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अच्छा एक बात बच्चों यहाँ पे और जान लें कि जो हम इसमें काउंट करते हैं बच्चों, एक नाम होता है बच्चों एनुअल रिंग। ये थोड़ा सा आप इसको मेंशन कर लीजिए वहीं पे, इसे बोलते हैं बच्चों एनुअल रिंग। हम जब डेंड्रोक्रोनोलॉजी करते हैं तो हम पौधे के अंदर कौन सी ऐसी चीज होती है जिसको काउंट करते हैं, जिसको गिनते हैं, एनुअल रिंग। एनुअल रिंग को काउंट कर लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन देगा कभी एग्जाम में अगर आएगा, जैसे मान लीजिए उसने लिख दिया कि हमारे बगीचे में एक ऐसा वृक्ष है जिसकी उम्र 100 साल है, तो बताइए उसके अंदर कितने एनुअल रिंग पाए जाएंगे। बच्चों सिंपल सी बात जान लें, जितना एनुअल रिंग होगा उतना ही उसकी एज होगी। सपोज दैट उस प्लांट की एज 100 साल है, तो आप तुरंत बता देंगे उसके बॉडी के अंदर एनुअल रिंग कितना बना होगा, 100 बना होगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए किसी प्लांट में 500 एनुअल रिंग बना है, बताइए उसकी एज क्या होगी। बच्चों 500 साल उसकी उम्र होगी। मैंने बोला किसी प्लांट के अंदर 70 एनुअल रिंग बनी है, बताइए उसकी उम्र क्या होगी, 70 साल होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रिंग के आधार पर इसको बोलते हैं वार्षिक वलय, इसको हिंदी बोलते हैं वार्षिक वलय। एनुअल मतलब होता है बच्चों वार्षिक, रिंग मतलब होता है वलय। तो ऑन द बेसिस ऑफ वार्षिक वलय के आधार पर किसी भी पौधे की आयु का हम पता लगा सकते हैं, और जब आयु का पता लगाएंगे बच्चों तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है भाई, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। चलिए भाई अगला देखते हैं जरा क्या लिखा है। लिखा आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इकोनॉमिक बॉटनी। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक का मतलब ये हो गया कोई ऐसा प्लांट जिससे हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट मिल रहा है। जैसे मान लीजिए हमने गन्ना लगा दिया, हमने कोई भी प्लांट लगा दिया, मूंगफली लगा दिया, जो हमारे इकोनॉमिकली जो हमें सपोर्ट कर रहा हो, तो ऐसे पौधे, यहाँ लिखा है आर्थिक महत्व के पौधों को भैया क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक बॉटनी बोला जाता है। अगला बच्चों लिखा है एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणों की योग। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब कभी निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद बच्चों युग्मक या जाइगोट बनता है। ठीक है, युग्मनज या जाइगोट बनता है, तो निर्माण, निषेचन व भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन बच्चों इसी के अंदर किया जाता है, जो आपको एम्ब्रियोलॉजी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है भाई, अगला देखते बच्चों लिखा है आदिम वनस्पति विज्ञान, एथनोबॉटनी। मतलब आज के 1000, 2000, 500 साल पहले जो तमाम सारे प्लांट थे उनके बारे में आज के समय में पता लगाना, उसे बोलते हैं एथनोबॉटनी के नाम से जाना जाता है। मतलब आदिवासियों द्वारा पादपों का उपयोग किया जाना। बच्चों आप सोचो आदिवासी कब थे, आज तो बहुत ही रेयर जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन आज के 100, 500, 1000, 2000 साल पहले बहुत सारे सब आदिवासी ही रहते थे। तो उसी के बारे में बच्चों आदिम वनस्पति विज्ञान का पता लगाया जाना, बच्चों आदिवासियों के द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करना ही बच्चों क्या कहलाएगा, यहाँ पे इथनोबॉटनी कहलाता है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी सोचने की बात है। ठीक है, अगला बच्चों लगा है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इथनोबॉटनी। यहाँ लिखा बच्चों फ्लोरिकल्चर, यहाँ लिखा है फ्लोरिकल्चर, यहाँ पे फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मतलब क्या होगा बच्चों, फ्लावर, और कोई ऐसा फ्लावर जो आपके घरों को सजाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे शादी वगैरह है, तो आपने गुलाब के फूलों को ले गए, आप गेंदा के फूल को ले गए, या कोई भी आप फ्लावर ले जाइए, तो हमेशा सजावटी पुष्पों का संबंधी अध्ययन, उसको बच्चे क्या बोलेंगे, फ्लोरिकल्चर
या उसे क्या बोलेंगे बच्चों, फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, फ्लोरिकल्चर जो होता है बच्चों, ये हमेशा सजावटी पुष्प संबंधी अध्ययन किया जाता है। कोई भी प्लांट, कोई भी ऐसा पौधा जो आपके घरों को, कोई ऐसा पौधा जो पुष्प अच्छा देता हो और आपके घरों को बिल्कुल सजाने का काम करता हो बच्चों, उसको हम किसके अंदर रखेंगे बच्चों, उसको हम फ्लोरिकल्चर के अंदर रखा जाता है। सिंपल सी बात है कि फ्लोरी मतलब क्या होता है बच्चों, फ्लावर, ऐसा फ्लावर जो सजावटी फूलों, सजावटी जो घरों को सजाने में काम आता है, उसे बोल देंगे फ्लोरिकल्चर। ठीक है भाई, तो यहाँ से उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से आपको 2-3 चीजें याद करनी, 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट आपको बच्चों ये यहाँ से याद करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चों आपको ये याद करना है, आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना है, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। ये बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बता मैं आपको सारी चीज रहा हूँ ताकि कोई चीज छूटे ना। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप उसको मेंशन कर लीजिए, उसको आप टिक लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ले लीजिए, और उसको आप सुबह दोपहर शाम 3-3 बार आप उसको पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, चलिए इसको आप नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें सभी बच्चे। सभी बच्चों को भाई समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी के बच्चे को। जितने बच्चे भी देख रहे हैं लाइव क्लास में, जितने भी बच्चे देख रहे हैं बिल्कुल सभी बच्चे जरूर बताइए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक भाई, चलिए आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट, जो जिन बच्चों का शुरू क्लास में छूट गया था, जिन जिन बच्चों का जो शुरू में छूटा था, वो सारे के सारे बच्चे बिल्कुल एक एक पॉइंट बिल्कुल मेंशन कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। क्योंकि जो बच्चे शुरू में आए थे, बहुत सारे बच्चों का छूट गया था। जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़े हैं वो भी बच्चे, सारे के सारे बच्चे बिल्कुल लगातार आप इसको नोट करते रहिए, मेंशन करते रहिए और याद करते रहिए भाई। ठीक है, किसी ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक मैं ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है कि अर्बोरिकल्चर, ठीक है भाई बता दे रहा अभी। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, आप नोट करते रहिए, आप नोट करते रहिए, कोई नहीं। एंथो बेटा अभी सब आएगा। जिस किसी बच्चे ने पूछा एंथोलॉजी, तो बच्चों कोई चीज छूटेगी नहीं। ये आपको जो स्लाइड दिखाई जा रही है, अभी जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं, इससे ज्यादा अगर मैं पूरा पढ़ा दूंगा उसके बाद आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, सोनू यादव बेटा अभी आपका आप डाउट तब पूछे जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा। ये आपके सामने 100 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए। ठीक है, आपने पूछा कि एंथोलॉजी क्या होता है बेटा, फ्लावर का अध्ययन होता है। ठीक है, पुष्प का अध्ययन बच्चों एंथोलॉजी होता है। ठीक है सोनू यादव, एंथोलॉजी बेटा आप पेशेंस रखो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं पहले आप उसको पढ़िए। इसमें जितना मैं बता रहा हूं उसको पहले आप बताइए, उसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक भाई, चलिए बहुत बढ़िया। वॉइस डबल है, अच्छा वॉइस डबल है, वॉइस क्या डबल, कोई दिक्कत आ रही क्या, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या बच्चों? ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं जब पूरा 100 का 100 पूरा बता दूंगा तो आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं होगा। जितना मैं बता रहा हूं पहले आप उसको देखिए, आपके सामने कोई डाउट नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते बच्चों। यहाँ लिखा है बच्चों, अगला लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ लिखा है आनुवंशिक अभियांत्रिकी, इसके बारे में यहाँ लिखा है आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला वर्ड लिखा है बच्चों आनुवंशिकी, नाम से ही पता चल रहा है, और दूसरा लिखा है बच्चों अभियांत्रिकी, यहाँ लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। कोई भी ऐसा जीन, आप समझे जेनेटिक मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा जीन जिसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, कोई भी जीन जिसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, मॉडिफाई करने के बाद उसको हम ऐसा बना दें वो फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट दे, बहुत अच्छा रिजल्ट दे, उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा बच्चों, कृत्रिम जीनों का निर्माण व अन्य जीवों में स्थानांतरण का अध्ययन। मैंने बोला कोई ऐसा जीन आप निकालिए किसी भी बॉडी के अंदर से और उसको ऐसा बना दीजिए कि वो किसी प्लांट के अंदर डाल दीजिए, और आने वाले समय में वो ऐसा प्लांट तैयार हो, उसके ऊपर ना तो कभी किसी इंसेक्ट का, ना कभी किसी कीट का, ना कभी किसी वायरस का, ना कभी किसी बैक्टीरिया का कोई भी इफेक्ट या कोई भी प्रभाव उस पौधे पे ना पड़े। तो वो हम अपने तरीके से बनाएंगे, वो ऐसा पौधा बना देंगे बिल्कुल कोई दिक्कत हो ही ना, कभी उसके अंदर कोई दिक्कत आए ही ना। तो उसको बच्चों लोग क्या बोलेंगे, आनुवंशिक अभियांत्रिकी या बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब कृत्रिम जीनों का निर्माण व अन्य जीवों में स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? तो बच्चों क्या कहलाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए
अगला क्वेश्चन लिखा है आनुवंशिकी जेनेटिक्स। ये तो बिल्कुल सिंपल है, किसी भी आनुवंशिकी संबंधित अध्ययन में क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। और आपको पता है जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहली बार ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने बताया था, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में, आनुवंशिकी के बारे में, जो आनुवंशिकी है, आनुवंशिकी से संबंधित जो भी चीजें होती है बच्चों, वो हम सारी की सारी चीजें बच्चों आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स बच्चों आनुवंशिकी से संबंधित अध्ययन के बारे में बताया जाता है। चलिए अगला देखते बच्चों क्या है, आनुवंशिकता, हेरिडिटी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, सपोज दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि आप बिल्कुल लंबे चौड़े हट्टे कट्टे बिल्कुल गोरे बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन ये आप कैसे हैं, ये तो आप तब हैं जब आपके मम्मी पापा बिल्कुल ऐसे रहे होंगे। कहने का मतलब मम्मी से पापा से जो जीन, जो करेक्टर, जो लक्षण चल करके बच्चों में आ रहा है, चल करके जो बच्चों में आ रहा है बच्चों, उसे क्या बोलेंगे भाई, आनुवंशिकता या हेरिडिटी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा है पैतृकल लक्षणों का संतति में पहुंचने संबंधी अध्ययन। मम्मी से पापा से जो लक्षण बच्चों में जा रहा है, जो लक्षण बच्चों में जा रहा है बच्चों, उसी को क्या बोलेंगे भैया, उसी को आनुवंशिकता बोलेंगे, उसे बोलेंगे हेरिडिटी। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है जैव सांख्यिकी। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। ये वाला तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, लिखा बच्चों जैव सांख्यिकी, बायोमेट्रिक्स। यहाँ लिखा है बायोमेट्रिक्स, आप देख लें। बायोमेट्रिक क्या होता है बच्चों, जब कभी आप किसी का कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप यूपी कैडेट एग्जाम देने जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, ऐसी मशीनें लगेंगी जिसपे आप थंब रखेंगे, अंगूठा रखेंगे, तो तुरंत वहां पता चल जाएगा कि आप जो एग्जाम देने आए, अपना ही एग्जाम देने आए या किसी और का। तो बोलते बच्चों उसको बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक मतलब क्या, थंब, जो आप थंब लगा रहे हैं वो आप ही हैं, आपके आधार कार्ड से आप मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं, उसे बोलेंगे ये बायोमेट्रिक्स। यहाँ लिखा है जैविक क्रियाओं तथा उनके परिणामों का गणितीय तथा सांख्यिकी द्वारा विश्लेषण, सांख्यिकी द्वारा विश्लेषण। ये आपको पता चल जाएगा वहां पे, वहां आपको तुरंत बता देंगे कि भैया आप हो या नहीं हो। वहां पे तमाम तरह से सिस्टम लगे होते हैं, वो आपको बता देंगे कि आप हैं या नहीं, कि कोई आपकी जगह कोई और देने आया है। तो बच्चों उसे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे बायोमेट्रिक्स बोल देंगे, जैव सांख्यिकी बोल दिया जाता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक नाम आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसी से रिलेटेड आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों देखो लास्ट में लिखा है सैक विज्ञान, लाइकेनोलॉजी। बच्चों कभी आपने पढ़ा होगा लाइकेन के बारे में, जो सैक होता है, लाइकेन आपने पढ़ा होगा। लाइकेन एक वायु प्रदूषण इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। जहां पे बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है वहां पे लाइकेन कभी ग्रो नहीं करता है, और स्पेशली ऐसी जगह पे ग्रो नहीं करता है, वहां पे उत्पन्न नहीं होता जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा हो, तो ऐसी जगह पे कभी भी लाइकेन ग्रो नहीं करता। यहाँ लिखा है सैक विज्ञान, लाइकेनोलॉजी। लिखा है बच्चों लाइकेन्स का अध्ययन, लाइकेन, तो इसके बारे में जरूर याद करके जाइए, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइकेन के बारे में। आप इसको जरूर पढ़ें, जरूर जानें, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। ठीक है बच्चे, चले आगे, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं आगे। जैव भौतिकी या बायोफिजिक्स कहलाएगा, सिंपल सी बात है। ये भी अपनी उस पानी में उपस्थित वो जीव, वो कोई भी जीव हो, उसके बारे में जो अध्ययन करते बच्चों, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, लिम्नोलॉजी या सरोवर विज्ञान। और आपको ये बात बिल्कुल मेंशन करके चलना है, यहाँ पे लिखा है शुद्ध पानी, लिखा है शुद्ध पानी, तो हमेशा प्योर वाटर में, बिल्कुल जो प्योर वाटर होता है बच्चों, उसी को बोलते हैं लिम्नोलॉजी। क्या बोलेंगे बच्चों, प्योर वाटर, जो प्योर वाटर होगा, शुद्ध पानी, उसी में हम लिम्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, हमेशा प्योर वाटर में। कभी भी इम्प्योर वाटर में या अशुद्ध पानी में या गंदे पानी में हम कभी भी लिम्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे। हमेशा जब भी हम लिम्नोलॉजी की बात करेंगे, जब भी हम सरोवर विज्ञान की बात करेंगे, हमेशा हमेशा बच्चों शुद्ध पानी में उपस्थित जीवों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है भाई, तो इतनी बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उस वर्ड को आप समझेंगे, बिल्कुल शब्द को, क्योंकि शब्दों का खेल है। शुद्ध पानी में उपस्थित जीवों का अध्ययन,
लिम्नोलॉजी कहलाता है भाई। ठीक है भाई, चलिए अगला बच्चों लिखा है आकार की, मार्फोलॉजी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मार्फोलॉजी क्या होती है भाई, आकार की क्या होती है, जो बाहर से चीजों को देख करके जो हम बताते हैं वही आकार की है, वही मार्फोलॉजी है। तो आप यहाँ देख लें, ठीक है, जीवों की आकार की संरचना का अध्ययन। अब आकार की मतलब बाह्य संरचना, आपको यहाँ पे याद करके चलना है, बाह्य संरचना जो बाहर से चीजें हमें देखने से पता चल जाए, जो बाह्य संरचना हमें बाहर से देखने से पता चल जाए बच्चों क्या कहलाएगा, मार्फोलॉजी कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, निमैटोलॉजी, सूत्रकृमि विज्ञान, निमैटोलॉजी। बच्चों आपको पता होगा कि कभी आपने अगर फाइलम संघ पढ़ा हो तो संघ बच्चों प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा या उसे निडेरिया बोलते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज। बच्चों एस्केहेल्मिन्थीज को हम लोग राउंड वार बोलते हैं और उसी को बच्चों बोलते हैं निमैटोडा। उसी निमैटोडा के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं बच्चों उसे बोलते हैं निमैटोलॉजी। तो आप यहाँ देख लें, लिखा सूत्रकृमि विज्ञान, निमैटोलॉजी, सूत्रकृमियों का पादपों के साथ जो संबंध होता है, सूत्रकृमियों का पादपों के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं बच्चों उसे बोलेंगे निमैटोलॉजी। क्या बोलेंगे भाई, निमैटोलॉजी। यहाँ देख लें, सूत्रकृमि विज्ञान, निमैटोलॉजी, सूत्रकृमियों का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन बच्चों निमैटोलॉजी कहलाता है। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज होगा तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में बता देंगे, निमैटोडा होगा तो निमैटोडा के बारे में बताएंगे, टेरिडोफाइटा था हमने टेरिडोफाइटा के बारे में बताया, ब्रायोफाइटा था ब्रायोफाइटा के बारे में बताया, शैवाल था शैवाल के बारे में बताया। तो जैसा नाम होता उसके बारे में वैसी स्टडी की जाती है भाई। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई, लिखा है पूरा वनस्पति विज्ञान, पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी इसको बोलेंगे पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे मतलब हो गया ये कि कई हजार साल पहले जो बहुत सारे पौधे जमीन में दब गए और वही दब के कोई पेट्रोल बन गया, कोई डीजल बन गया, कोई कोयला बन गया। तो उन पादपों के बारे में जो हजार साल पहले जमीन के अंदर जमींदोज हो गए, उन पादपों के बारे में बच्चों स्टडी करना, अध्ययन करना बच्चों पैलियोबॉटनी या पूरा वनस्पति विज्ञान कहलाता है। यहाँ पे देख लें, पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन। और जीवाश्म आपको पता है कैसे बनते हैं भाई, हम लोग जीवाश्म नहीं बनेंगे, अभी मरने के बाद ही जीवाश्म बनेंगे। और वो भी कब बनेंगे, जब किसी डेड बॉडी को कहीं पे गाड़ दिया जाए, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाए। तो आप देखेंगे 1 साल 2 साल 4 6 10 साल बाद वहां पे आपकी बॉडी तो नहीं होगी, लेकिन आपका जो कंकाल होगा वो पता चल जाएगा। और उसी कंकाल से ये पता कर लिया जाएगा कि आप किस घर से कहां से आपके मम्मी पापा कौन होंगे। अगर वो जिंदा है तो उनका बिल्कुल पता कर लिया जाए कौन किसका वो है, कौन संतति किसका है। तो वैसे प्लांट के अंदर, वैसे पौधों के अंदर है जो हजारों साल पहले जो बिल्कुल जमींदोज हो गए हैं, उनका जीवाश्म निकाला गया, पता कर लिया गया भैया ये कौन थे, यूकेलिप्टस है या कौन सा प्लांट है, बबूल का या किसका प्लांट है। तो वो भैया क्या होगा, किसके अंदर क्या आएगा, पैलियोबॉटनी या पूरा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत देखा जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। लिखा बच्चों परागण विज्ञान या परागण विज्ञान, इसे बोलेंगे पैलिनोलॉजी। यहाँ पे देख लें, पराग कणों का अध्ययन, परागकण को बच्चों बोलते हैं पॉलन ग्रेन का अध्ययन बच्चों क्या कहलाएगा, पैलिनोलॉजी कहलाएगा। ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है, पैलिनोलॉजी ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब परागकण विज्ञान या परागण विज्ञान के अंतर्गत बच्चों हम लोग परागकणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है भाई, परागकणों का अध्ययन करते हैं। चलिए इसको नोट कर लें, इसको भी आप नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला लिखो बच्चों पीडोलॉजी, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों मृदा विज्ञान, उसे बोलते हैं बच्चों पीडोलॉजी। तो आप यहाँ पे देख लें, मृदा विज्ञान क्या बोले भाई, पीडोलॉजी बोला जा रहा है, मृदा विज्ञान को पीडोलॉजी। यहाँ देख लें, चाहे मृदा निर्माण हो, उसकी संरचना हो, उसका अपक्षरण हो, वह संरक्षण संबंधी अध्ययन बच्चों क्या कहलाएगा, वह पीडोलॉजी कहलाता है। तो आप यहाँ पे जान हमेशा याद करें, पीडोलॉजी का संबंध बच्चों मृदा निर्माण से, उसके बारे में अध्ययन करना बच्चों पीडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहलाता है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं क्या लिखा है।
अगला लिखा बच्चों पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। क्या लिखा भाई? प्लांट पैथोलॉजी। क्या लिखा भाई? प्लांट पैथोलॉजी। यहां देख लें, पौधों के अंदर जिस भी बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा, पौधों के अंदर जिस भी बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा जो भी कोई डिजीज उत्पन्न किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करना बच्चों प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे देख लें, प्लांट पादप रोग विज्ञान लिखा है। पादप रोगों के लक्षण, कारण वह निदान संबंधी अध्ययन बच्चों क्या कहलाएगा भाई? क्या कहलाएगा? वो प्लांट पैथोलॉजी कहलाएगा। तो पौधे के अंदर जो तमाम सारे रोग हैं, लक्षण है, कारण है, उसके निदान संबंधी जो भी चीजें होंगी बच्चों वो क्या कहलाएंगे भाई? प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है भाई, आपको पता है ये तो प्लांट पैथोलॉजी होगी, लेकिन कभी आपने ह्यूमन पैथोलॉजी भी देखी होगी। पैथोलॉजी का मतलब ये होता है जहां पे बहुत सारे रोगों का बिल्कुल पता लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग जाते हैं, किसी की किडनी में दिक्कत है, किसी में ब्लड में दिक्कत है, वो तुरंत किसी पैथोलॉजी में जाता है, वहां पे ब्लड देता है और पता कर लेता है भैया उसमें आरबीसी कम है कि डब्ल्यूबीसी कम है कि क्या कम है। तो पैथोलॉजी होगी। पैथोलॉजी का मतलब ऐसी चीज जहां पे किसी भी चीज के बारे में, किसी भी रोग के बारे में पता लगा करके उसका निदान कराया जाता है। भैया क्या हो गया? वो पैथोलॉजी होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई क्या लिखा है। लिखा है पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी। यहाँ पे देख लें, पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी। इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि कोई प्लांट है, कोई भी प्लांट है, उसके शरीर के अंदर कौन कौन सी उपापचयी क्रियाएं चल रही हैं या कौन कौन सी क्रियाएं चल रही हैं, उस सारी क्रियाओं के बारे में जानना ही, उन सारी क्रियाओं के बारे में जानना ही भाई पादप कार्यकी कहलाता है। मतलब यहाँ लिखा है पादप शरीर क्रियाओं या उपापचयी क्रियाओं का अध्ययन। पादप शरीर क्रियाओं या उपापचयी क्रियाओं का अध्ययन भैया क्या कहलाएगा? प्लांट फिजियोलॉजी कहलाएगा। सेम ऐसे ही एनिमल फिजियोलॉजी होती है। सेम ऐसे ही आप खरगोश की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, खरगोश के अंदर तमाम सारी जो उपापचयी क्रियाएं चल रही हैं उसके बारे में डिटेल्स स्टडी करना एनिमल फिजियोलॉजी कहलाएगा। एनिमल फिजियोलॉजी। और वही चीज जो प्लांट के अंदर चल रही है उसे भैया क्या बोलेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी बोलेंगे। तो दोनों मैंने बता दिया, एनिमल फिजियोलॉजी बता दिया और प्लांट फिजियोलॉजी भी बता दिया। ठीक है भाई, चलिए अगला बच्चों को लिखा है पोमोलॉजी, फल विज्ञान। भाई देख लें, फल विज्ञान या क्या बोलेंगे भाई? पोमोलॉजी। फल विज्ञान या पोमोलॉजी। आप देख लें यहाँ पे फल विज्ञान या पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन भाई क्या कहलाएगा? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, फल का अध्ययन पोमोलॉजी। ये सारे के सारे नाम आपके सामने लिखे हैं, तो आप इतना सब देख सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई क्या लिखे हैं। पादप वर्गीकी, प्लांट टैक्सोनॉमी। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लांट टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का वर्ड मतलब ये होता है बच्चों किसी भी चीज का वर्गीकरण, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक किसी डब्बे में बहुत सारी चीजें भर के दे दी, उसी में काजू बादाम किशमिश सब भर के दे दिया, लेकिन अगर मान लीजिए जो काजू है बिल्कुल वो नीचे है, किसी डब्बे में नीचे है, उसको आपको निकालना, तो आप कैसे निकालोगे? वो आप तब निकाल पाओगे जब पूरे डब्बे को आप बिल्कुल निकालो, बिल्कुल किसी भी जमीन पे गिरा दोगे तब निकाल पाओगे। लेकिन अगर मैं क्या करूं, एक डब्बे में काजू, एक डब्बे में बादाम, एक डब्बे में किशमिश, सब डब्बे में बिल्कुल अलग अलग कर दूं, और अब मैं जो भी चीज चाहूं, चाहे काजू निकालना चाहूं तो बिल्कुल तुरंत निकाल लूंगा, किशमिश निकालना चाहूं तो किशमिश निकाल लूंगा। ये क्यों निकाल लूंगा? क्योंकि हमने टैक्सोनॉमी कर दिया, वर्गीकृत कर दिया है, सबको बिल्कुल एक ही जगह अलग अलग बॉटल में रख दिया है। तो वही चीज है बच्चों यहाँ पे।